फिल्म शुरू होती हमें दिखाया जाता है एक आदमी अपनी कार की नंबर प्लेट चेंज कर रहा होता है और उसके बाद ये अपने एक और अन्य साथी के साथ किसी घर की खिड़की का शीशा तोड़कर उस घर में प्रवेश कर जाता है। उसके बाद सामने व्हील चेयर पर बैठे एक आदमी पर यह गोली चलाता है जिससे उस आदमी की वही मौके पर मौत हो जाती है। अब सीन चेंज होता है और कहानी हमें 6 महीने पहले से दिखाई जाती है। वॉचमैन के कहने पर इस बिल्डिंग के किसी फ्लैट में एक काम वाली बाई काम करने जाती है। एक आदमी दरवाज़ा खोलता है और उस काम वाली बाई को घर के अंदर करके दरवाज़ा वापस लगा देता है। इस फ्लैट के एक कमरे में और भी 8-10 लोग थे जो कुछ पैकेजिंग का काम कर रहे थे। वहाँ इस काम वाली बाई को काम नहीं करने दिया जाता है, इसलिए ये वापस हॉल में सफाई करने लगती है। तभी इसी फ्लैट की बेल बजती है। एक आदमी जाता है और दरवाज़ा खोलता है तो पता चलता है कि इस काम वाली बाई का पति है। अब ये काम वाली बाई और पति आपस में लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते ये घर के अंदर आ जाते हैं और तभी ये दोनों अपने साथ छुपाकर लाई गई पिस्टल निकालते हैं और यहाँ के रहने वाले लोगों पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। फायरिंग की आवाज़ सुनकर फ्लैट के दूसरे कमरे में बैठे 8-10 लोग जो सब की सब बंदूकधारी होते हैं, लेकिन खुद को बचाते हुए ये फ्लैट के नीचे की ओर भागते हैं। इनके कुछ लोग मारे जाते हैं और कुछ लोग भागने में सफल हो जाते हैं। लेकिन अब हमें पता चलता है कि फ्लैट में जो काम करने गई थी वो कोई काम वाली बाई नहीं बल्कि गोवा पुलिस की सब इंस्पेक्टर शालिनी थी और ये पूरी की पूरी टीम के साथ यहाँ पर दबिश देने के लिए आए थे। इस टीम में सीएसपी अजय सिंह, इंस्पेक्टर विनय, इंस्पेक्टर डिसूजा और इनके अन्य साथी थे। इन पुलिस वालों की गिरफ्त में एक 15-16 साल का लड़का आ जाता है जो बोरिस के लिए काम करता था। दरअसल बोरिस वही आदमी जिसे ये पुलिस टीम पकड़ने आई थी, लेकिन वो भागने में सफल हो गया। अब ये लड़का इन पुलिस वालों के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, उनसे कहता है कि उसकी माँ को कैंसर है और वो बोरिस के लिए बाज़ार से सामान लाने का काम किया करता था। इससे ज़्यादा बोरिस के बारे में कुछ नहीं जानता और इसीलिए सीएसपी अजय सिंह उसे जाने देता है और मुठभेड़ में मारे गए लोगों को ये पीएम के लिए रवाना कर देते हैं। इंस्पेक्टर विनय सीएसपी अजय सिंह की इस हरकत से बहुत नाराज़ था कि उसने उस लड़के को जाने दिया जो एक अपराधी था। इस पर अजय सिंह कहते हैं कि वो एक नाबालिग लड़का था जिसने अपने जीवन में पहली बार गलती की है और हर एक को अपनी पहली गलती सुधारने का अवसर मिलना चाहिए। लेकिन विनय कहता है कि किसे अवसर मिलना चाहिए, किसे नहीं मिलना चाहिए, ये काम कोर्ट का है, ना कि हम पुलिस वालों का। या तो फिर आपने अपने आप को कोर्ट समझ लिया है। और ऐसे ही नोक-झोंक करते करते देर रात अपने अपने घर यानी पुलिस कॉलोनी पणजी पहुँचते हैं। अजय के परिवार में उनकी पत्नी अंशिता और बेटा यश रहते हैं, लेकिन जब तक अजय घर पहुँचता तब तक वो दोनों सो चुके थे। अगली सुबह अंशिता और अजय कहीं जाने का प्लान बना रहे थे। दरअसल आज इनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी, लेकिन तभी अजय के स्टाफ वालों का फ़ोन आता है और उन्हें तुरंत बुला लिया जाता है। अब वो प्लान बनाना छोड़ देते हैं और अपने स्टाफ के पास जाते हैं। जब अजय उनके पास पहुंचता है तो पता चलता है कि इनके स्टाफ वाले खुद इनकी एनिवर्सरी पार्टी की प्लानिंग कर रहे हैं। अब अजय अपनी बहन को फ़ोन करके बताता है कि वो उनके घर जाए और अंशिता को दिन भर व्यस्त रखे ताकि ये एनिवर्सरी पार्टी उनके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट हो। प्लान के अनुसार अजय की बहन अंशिता को पार्टी में लेकर आती है। इतना अच्छा सरप्राइजिंग गिफ्ट देखकर अंशिता बहुत खुश हो जाती है। पार्टी में सभी स्टाफ वाले नाच रहे थे, गा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तभी अजय के पास एक फ़ोन आता है जिसमें बोरिस की लोकेशन होने का पता चलता है। अब अजय अपनी पार्टी यहीं पर समाप्त करता है और अपने स्टाफ वालों के साथ अपने मिशन पर निकल जाता है। जहाँ बोरिस के होने की लोकेशन मिलती है ये एक सुनी पहाड़ी है और सिर्फ इस पर एक लकड़ी का घर बना हुआ है। अब एक एक करके पूरी टीम घर के अंदर चली जाती है, लेकिन ना इनको बोरिस मिलता और ना बोरिस के लोग, और मिलता है तो सिर्फ एक टाइम बम जो कुछ ही सेकंड में ब्रस्ट होने वाला है। अब आनंद फानंद में एक घर के बाहर भागते हैं और टाइम बम ब्रस्ट हो जाता है। बोरिस इस पहाड़ी के पीछे छुपा हुआ था। जैसे ही बम ब्रस्ट होता है बोरिस को लगता है कि शायद पुलिस वाले मारे गए और इसीलिए ये अपने आदमियों के साथ इस घर के पास आते हैं, लेकिन कोई भी पुलिस वाला जख्मी नहीं हुआ था। अब इनकी मुठभेड़ होती है और मुठभेड़ में बोरिस के लोग और बोरिस मारा जाता है। लेकिन इस मुठभेड़ में अजय को 2 गोलियां लग जाती है और उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बताते हैं कि अजय को एक गोली रीढ़ की हड्डी में लगी है और इसलिए उनका कमर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो गया है। अब वो कभी नहीं चल पाएंगे। लेकिन अजय पूछते हैं कि क्या कोई चांस है, तब डॉक्टर बताते हैं कि करोड़ों में एक होते हैं जो चल पाते हैं। अब अजय का जीवन व्हील चेयर पर आ जाता है, लेकिन उसे लगता है कि वो करोड़ों में एक बनकर दिखाएगा और इसीलिए डॉक्टर की बताई हुई हर एक एक्सरसाइज को धीरे धीरे करने की कोशिश करता है। एक दिन अजय अपने सौतेले भाई संजय को अपने घर बुलाता है और उससे कहता है कि वो जब तक अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए तब तक उसे यहीं रहना होगा। संजय अजय की ये बात मान लेता है और वहीं रहने लगता है। अजय के स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा था और इसीलिए वो धीरे धीरे चिड़चिड़ा सा होने लगता है। वो कभी कभी छोटी छोटी बातों पर अपने बेटे यश और पत्नी अंशिता पर चिढ़ता रहता है
और इसीलिए उसे लगता है कि उसके बेटे यश के लिए ऐसा माहौल ठीक नहीं है और इसीलिए अपने बेटे को वो उसकी बुआ के घर भेज देता है। एक रात अजय अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालता है और उससे खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अपने बेटे की याद आती है और इसीलिए वो अपने हाथ रोक लेता है। अजय को अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और इसीलिए वो पुलिस फोर्स से भी रिजाइन कर देता है, लेकिन उसके दोस्त विनय को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो उसे समझाता है कि उसे फिर से पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन अजय उसकी बात नहीं मानता है। एक शाम अजय अंशिता और संजय को अपने पास बुलाता है और अपनी 5 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी देते हुए कहता है कि मैं मरना चाहता हूँ, मैं इस तरह नहीं जी सकता हूँ, मैं अपने आप को कभी भी मार सकता हूँ और अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हारा और यश का क्या होगा, और इसीलिए मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए ताकि मेरी मौत एक हादसा लगे। लेकिन अंशिता अजय को समझाती है कि उसे ऐसी बातें नहीं सोचना चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आप चाहिए। अब अजय खुद पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा था, वो अपने आप को कभी भी नुकसान पहुंचा सकता था। इसीलिए एक दिन अंशिता उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हारी जगह होती और तुम्हें मुझे मारने के लिए कहती तो क्या तुम मुझे मारते। तब अजय कहता कि अगर मुझे तुम्हारे दर्द का एहसास होता तो ज़रूर तुम्हारी मदद करता। अब अंशिता अजय की बात मान लेती है और उसके बताए प्लान अनुसार काम करते हैं। सबसे पहले संजय एक कार एजेंसी से कार हायर करता है और उसके बाद संजय और अंशिता पणजी के पास बने एक टापू पर जाते हैं। यहाँ से दोनों के लिए ओवरसाइज कपड़े और जूते खरीदते हैं। इसके बाद संजय अपना गेटअप चेंज करता है और डिकोस्टा नाम के गन डीलर के पास जाता है। यहाँ से 5 लाख में एक गन लेता है और उसके बाद पास वाले सिनेमा घर जाकर 24 जुलाई को लास्ट शो के 2 मूवी टिकट लेता है। अब प्लान पूरी तरह रेडी था और अजय उनको बुलाकर कहता है कि कल हमें प्लान इम्प्लीमेंट करना है और इस बीच किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो हमें प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। अगले दिन ये दोनों रात्रि शो के लिए सिनेमा जाते हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसा सीन क्रिएट हो जाता है जिससे लोग इन्हें नोटिस कर लेते हैं और इसी बीच यहाँ विनय भी आ जाता है। अब फिल्म शुरू हुए कि लगभग आधा घंटा ही हुआ था और ये फिल्म को बीच में छोड़ के अपनी उस किराए वाली कार जो कि सिनेमा के पीछे पार्क की हुई है उस कार से निकल जाते हैं। अब रास्ते में संजय कार को रोकता है और उस कार की नंबर प्लेट चेंज कर देता है। दरअसल ये वही सीन है जो हमें फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। अब ये घर जाते हैं और घर की खिड़की का शीशा तोड़कर घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं, लेकिन अभी तक इनको यहाँ किसी ने भी आते हुए नहीं देखा था। इधर अजय भी उन दोनों का इंतज़ार कर रहा था। जब ये दोनों घर के अंदर दाखिल हो जाते तो लगभग प्लान पूरी तरह सक्सेस हो चुका था। अब अजय संजय से कहता है कि मुझे शूट करो, लेकिन संजय के हाथ काँप रहे थे, वो डर रहा था। जब अजय दोबारा उसे शूट करने के लिए कहता है तब जाकर संजय उस पर 2 गोलियां फायर करता है, जिससे अजय की वही व्हील चेयर पर मौत हो जाती है। अब अजय के साथ साथ अंशिता और संजय का प्लान भी सक्सेस हो जाता है। दरअसल ये दोनों अफेयर में थे, लेकिन तभी एक ऐसी घटना घट जाती है जिससे आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि अजय अभी तक मरा नहीं था, वो जिंदा था और ये सब कुछ देख रहा था। ये देख संजय अजय पर गोली चलाता। उससे पहले अजय अपनी सर्विस रिवॉल्वर से संजय पर फायर कर देता, जिससे संजय की वही मौत हो जाती है। अब अंशिता डर जाती है, घबरा जाती है और अजय पर क्रोधित भी होती है। वो उसे भला बुरा और धोखेबाज कहती। इसी बीच संजय के पास पड़ी पिस्टल उठाती है और लगातार अजय पर फायर कर देती है, लेकिन अजय मरता नहीं है। दरअसल ये गोलियां भी अंशिता की तरह नकली होती है, जो कि अजय ने ही उसे दी थी। अजय अंशिता से कहता है कि मैं मर तो उसी दिन गया था जब मैंने तुम्हें और संजय को एक साथ देखा था। दरअसल एक बार अजय अपने पैरों पर खड़ा होने लग गया था और इसी बात की सरप्राइज़ देने के लिए वो अंशिता के पास जाता है, लेकिन अंशिता और संजय को इस हाल में देखता है कि उसके पैरों की ज़मीन खिसक जाती है, उसका आसमान टूट जाता है। अब वो वापस से व्हील चेयर पर आ जाता है। अजय चाहता तो उन दोनों को उसी समय ख़त्म कर देता, लेकिन ऐसा करने से उसके बेटे यश का जीवन बर्बाद हो जाता और इसीलिए अजय उन दोनों को मारने के लिए प्लान बनाता है। और अब कहानी वापस वहीं आ जाती है जहां ये प्लान सक्सेस हो चुका था। अब अजय अपनी सर्विस रिवॉल्वर से अंशिता पर भी फायर कर देता है, जिससे अंशिता भी मर जाती है। अब घटना की जानकारी अजय पुलिस को देता है और जांच में वही पुलिस आती है जिसका वो हर बार लीडर हुआ करता था। विनय इन दोनों की डेड बॉडी देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि कुछ ही घंटों पहले उसने संजय और अंशिता को सिनेमा में देखा था। जब घटना की जानकारी अजय से लेते हैं तो वो बताता है कि खिड़की का शीशा टूटने और घर के अंदर कुछ लोगों के आने की आवाज़ आती है। जब वो हॉल में पहुंचा तो उस पर फायरिंग शुरू हो जाती है और इसीलिए उसने सेल्फ डिफेंस में फायर किया, जिससे उन दोनों की मौत हो जाती है। लेकिन जब पास में जाकर देखा तो पता चला कि वो संजय और अंशिता थे।
जांच के दौरान पुलिस को संजय के मोबाइल में एक वीडियो क्लिप मिलती है जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि संजय और अंशिता एक दूसरे के अफेयर में थे। तभी अजय की 5 करोड़ वाली इंश्योरेंस पॉलिसी भी मिलती है। इसीलिए पुलिस को लगता है कि इन दोनों ने प्लान करके अजय को मारना चाहा ताकि वो 5 करोड़ का इंश्योरेंस क्लेम भी उन्हें मिल जाए और अजय उनके रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए दूर हट जाए। लेकिन वो अपने प्लान में सक्सेस नहीं हो सके और इसीलिए पुलिस इस केस को जल्द से जल्द क्लोज करना चाहती ताकि अजय को और अधिक मानसिक प्रताड़ना ना झेलना पड़े। अजय के साथ हुई घटना की जानकारी जब विनय की बहन राधिका को मिलती है तो वो भी उससे मिलने आती है। दरअसल विनय और अजय का परिवार हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहते थे। इधर विनय अजय की फाइल को फाइनली डिस्पोज के लिए इंस्पेक्टर डिसूजा को दे देता है और कहता है कि हम हमेशा दूसरों की फाइल तैयार करते रहते हैं लेकिन कभी अपनों की फाइल बनाना पड़े ऐसा सोचा नहीं था। अब विनय और शालिनी अजय के साथ हुई इस दुखद घटना की चर्चा करते करते घर के लिए निकल रहे थे। शालिनी कहती है कि अंशिता अजय सर के साथ ऐसा कर सकती, उसे तो यकीन भी नहीं हो रहा है और वैसे भी अजय सर ने उन पर अनजाने में गोली चलाई, अगर मैं उनकी जगह होती तो कब से उड़ा देती। शालिनी की ये बात सुनकर विनय कुछ देर तक तो सोचता है और उसके बाद तुरंत अपनी कार घुमाता है और सीधे थाने पहुंच जाता है। और उसके बाद विनय फिर से अजय की फाइल ओपन करता है और उसमें कुछ खंगालने लगता है। इसके बाद वो अपने स्टाफ वालों से कहता है कि अजय ने प्लान करके मर्डर किया था, लेकिन कोई भी स्टाफ वाला उसकी बात नहीं मानता है और इसीलिए विनय साक्ष्य जुटाने के लिए सीधे उस हॉस्पिटल में जाता है जहां पर संजय और अंशिता की बॉडी रखी हुई थी। इसके बाद वो उनके उस हिस्से की फ़ोटो कैप्चर करता है जहां उनको गोली लगी थी। अब विनय अजय के घर जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अंशिता और संजय के अफेयर के बारे में पता था? क्या तुमने प्लान करके उन दोनों का मर्डर किया? इस पर अजय कहता है कि मुझे उनके अफेयर की जानकारी नहीं थी, मैंने सिर्फ सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई थी। विनय अजय से कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और इसीलिए मुझे सब कुछ सच बता दो। तब अजय कहता है कि दोस्त ऐसे सवाल नहीं करते। अब विनय अजय से कहता है कि मैंने एक दोस्त की तरह तुमसे सवाल किए लेकिन तुमने एक क्रिमिनल की तरह मुझे जवाब दिए। अब तुम्हारी मुलाकात एक पुलिस ऑफिसर से होगी। इतना कह के विनय वहाँ से चले जाता है। इसके बाद विनय कमिश्नर के पास जाता है और उनसे कहता है कि अजय ने प्लान करके संजय और अंशिता की हत्या की है। विनय की ये बात सुनकर कमिश्नर उसे बहुत डांटते और कहते हैं कि अजय जैसे पुलिस ऑफिसर अपने पत्नी और भाई की हत्या कर ही नहीं सकते। उसने तो सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई थी, उसे तो पता भी नहीं था कि जो उसे मारने आ रहे उसके भाई और उसकी पत्नी ही है। तब विनय कहता है कि अजय को सब कुछ पता था, उसे तो ये भी पता था कि इस हत्या के बाद पुलिस क्या एक्शन लेने वाली है और इसीलिए उसने वक्त का इंतजार किया और यह हत्या की। कमिश्नर विनय से कहते हैं कि अजय जैसे पुलिस ऑफिसर पर ये इल्ज़ाम लगाते हुए तुम्हें शर्म आना चाहिए। क्या तुम्हारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत है? तब विनय कहता है कि सबूत है, बस मुझे उससे पूछताछ की अनुमति दी जानी चाहिए। कमिश्नर विनय को डांटते हुए कहते हैं कि मैंने गलती की कि उस केस का इंचार्ज तुम्हें बनाया और आज से उस केस का चार्ज किसी और को दे रहा हूँ। और अगले दिन उस केस का इंचार्ज इंस्पेक्टर डिसूजा को बना दिया जाता है। लेकिन विनय को तो सच तक पहुंचना ही था और इसीलिए वो अपनी दोस्ती को एक तरफ रखता है और ये खबर मीडिया वालों को दे देता है कि अजय श्रीधर जिसे सेल्फ डिफेंस मर्डर बता रहा है वो एक प्लानिंग मर्डर है और पुलिस उसे बचाने की कोशिश कर रही है। अब गृह विभाग द्वारा इंक्वायरी कमीशन बिठाया जाता है जिसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर खुद विनय ही होते हैं। अगले दिन अजय इंक्वायरी कमीशन के समक्ष अपना पक्ष रखने आता है, लेकिन किसी भी पुलिस स्टाफ को ये यकीन नहीं था कि विनय उनके साथ ऐसा कर सकता है। इंक्वायरी कमीशन अजय से सवाल करते हैं कि जिसे तुम सेल्फ डिफेंस मर्डर बता रहे वो एक प्लानिंग मर्डर है, गिल्टी या नॉट गिल्टी? जिस पर अजय कहते हैं नॉट गिल्टी। अगला सवाल विनय अजय से करता है कि क्या तुम चल सकते हो? जिस पर अजय कहता है कि वो नहीं चल सकता है। लेकिन विनय इस बात को प्रूव करने के लिए एक प्रोजेक्टर पिक्चर दिखाता है और कहता है कि संजय को जो गोली लगी थी वो लगभग 45 डिग्री के एंगल से, लेकिन अंशिता को जो गोली लगी थी वो ग्राउंड पैरेलल यानी ज़मीन के समानांतर, और ऐसा तभी हो सकता है जब अजय ने खड़े होकर गोली चलाई हो। इस बात को प्रूव करने के लिए टेबल पर रखी एक ग्लास बॉल अजय विनय की सिर की ओर फेंकता है, जिससे बचने के लिए विनय घुटनों पर आ जाता है। अजय कहता है कि रिवॉल्वर तक पहुंचने से पहले उसके हाथ में जो आया अंशिता की ओर फेंका और वो भी इसी तरह बचने के लिए घुटनों पर आ गई, तब जाकर मैंने गोली चलाई। ये बात सुनते ही विनय चौंक जाता है क्योंकि इंक्वायरी कमीशन के सामने भी वो अजय को झूठा साबित नहीं कर सका। जाते जाते विनय अजय से पूछता है कि तुमने क्या फेंक के मारा था? तब अजय कहता है कि डॉल्फिन, जो कि एक शो फिश था। लेकिन विनय की जांच अभी पूरी नहीं हुई थी। वो उस कमरे के एक एक कोने की फ़ोटो मंगवाता है जहां पर अंशिता और संजय की हत्या हुई थी। विनय की यह हरकत देखकर राधिका उससे कहती कि ड्यूटी नहीं कुछ और है, आप ज़बरदस्ती अजय को उलझाना चाहते हैं। वो कहती है कि मैंने इस केस की स्टडी की है और इसमें अजय कहीं भी दोषी नहीं है। लेकिन विनय किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं था। वो अभी भी कहता है कि यह एक प्लानिंग मर्डर है।
अजय के घर से मिले फ़ोटो में विनय को एक ऐसा फ़ोटो मिल जाता है जिसमें ग्लास डॉल्फिन बनी हुई थी और इसे लेकर वो अजय के घर चले जाता है और उससे कहता है कि जब तुमने ग्लास डॉल्फिन उसे फेंक के मारी थी तो वो टूटी क्यों नहीं। अजय ड्राज से एक टूटा हुआ डॉल्फिन निकाल के दिखाता और कहता है कि मेरे पास इसमें के 2 पीस थे। विनय जानता था कि अजय को इतनी आसानी से नहीं पकड़ा जा सकता और इसीलिए वो हर प्रकार के साक्ष्य जुटाना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो उस कार एजेंसी के पास जाता है जहां से संजय ने कार हायर की थी। इसके बाद वो उस मार्केट तक पहुंच जाते हैं जहां से अंशिता ने ओवरसाइज कपड़े और जूते खरीदे थे। जिसके बाद वो उस गन डीलर के पास जाते हैं जहाँ से संजय ने गन खरीदी थी और फाइनली डिपार्टमेंट को ये प्रूव करा देता है कि कोई भी नॉर्मल व्यक्ति ऐसा प्लान नहीं बना सकता, जरूर इस प्लान में अजय शामिल होगा और इसीलिए वो कोर्ट से अजय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करवाता है और पूरी तैयारी के साथ अजय को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंच जाता है। विनय अजय को गिरफ्तार करता उससे पहले राधिका यानी विनय की बहन जो कि एक लॉयर है अजय के जमानत के कागज लेके आ जाती है और इस बार भी विनय को यहाँ से खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। कुछ दिन बाद अजय को कोर्ट में पेश किया जाता है जिसमें विनय का वकील उस डॉक्टर को बुलाते हैं जिसने अजय का इलाज किया था और उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पेशेंट अजय चल सकते हैं, जिस पर उसके डॉक्टर कहते हैं कि अजय नहीं चल सकते हैं। अगर वो चल सकते थे तो सबसे पहले उसकी जानकारी मुझे होती। अब विनय के वकील गवाह के रूप में उस बिल्डिंग के वॉचमैन को बुलाते हैं जहाँ संजय रहता था। वॉचमैन बारी बारी सभी के चेहरे देखता है और फिर कहता है कि 24 जुलाई की रात जो व्यक्ति उस अपार्टमेंट में आया था वो यहाँ नहीं है। अब विनय का वकील अजय की फ़ोटो पर बनावटी दाढ़ी लगाता है और फिर से वॉचमैन से पूछता है कि क्या यही व्यक्ति है जो 24 जुलाई की रात उस अपार्टमेंट में आया था। तब वॉचमैन कहता है कि हाँ ये वही व्यक्ति है। ब्रेक के बाद फिर से बहस शुरू होती है। अब राधिका संजय के फ़ोटो पर बनावटी दाढ़ी लगाती है और फिर से वॉचमैन से पूछती है कि क्या यही व्यक्ति है जो उस रात अपार्टमेंट में गया था। इस बार भी वॉचमैन कहता है कि हाँ यही व्यक्ति जो उस रात अपार्टमेंट में गया था। अब राधिका इस फोटो को जज के सामने प्रस्तुत करती है और कहती है कि जिसे अजय कहा जा रहा है दरअसल वो संजय है और अदालत खुद तय कर सकती है कि संजय अपने ही घर में अपना ही हुलिया बदल कर क्यों गया था। इस बात पर विनय के वकील ऑब्जेक्शन लेते हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर हमारे गवाह को बरगलाया जा रहा है। इस पर राधिका कहती है कि अभियोगी पक्ष द्वारा टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करके कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अब राधिका विनय को कटघरे में बुलवाती और उससे सवाल करती है कि क्या कमिश्नर के मना करने के बाद भी तुम इस केस में काम करते रहे और इसीलिए कमिश्नर ने इस केस के इंचार्ज से हटाते हुए सीनियर इंस्पेक्टर डिसूजा को इस केस का इंचार्ज बना दिया और इसीलिए आपने उसी रात मीडिया वालों को फ़ोन करके इस केस की जानकारी दे दी और गृह विभाग द्वारा कमिश्नर पर दबाव डलवाकर एक इंक्वायरी कमेटी बनवाई और खुद उसके इंचार्ज बन गए ताकि आप अजय से उस हर बात का बदला ले सके जो नौकरी के दौरान जितने भी पुरस्कार, सम्मान, मेडल और वाहवाही आपको ना मिलकर सारी की सारी अजय को मिली। इस पर विनय कहता है कि अजय से मेरी कोई भी दुश्मनी नहीं, वो आज भी मेरा दोस्त है और कहता है कि अजय हॉट हेडेड एंड इम्पल्सिव ऑफिसर है। इस पर राधिका ऑब्जेक्शन लेती है और कहती है यदि अजय हॉट हेडेड इम्पल्सिव है तो कोल्ड ब्लडेड एंड प्री मेडिटेड मर्डर कर ही नहीं सकता और उन दोनों को अजय तभी ख़त्म कर देता जब उनके अफेयर के बारे में अजय को पता चला था। इस पर विनय का वकील ऑब्जेक्शन लेता है और वो लाइट डिटेक्शन टेस्ट की मांग करता है जिसे कोर्ट द्वारा उसे अनुमति दे दी जाती है। दरअसल लाइट डिटेक्शन मशीन वो मशीन है जो हार्ट बीट में होने वाले अंतर के आधार पर सच या झूठ का पता लगाने का काम करती है। यहाँ भी विनय के वकील वही 3 सवाल करता है जो उससे पहले किया था। वो पूछता है कि क्या तुम चल सकते हो, क्या तुम्हें संजय और अंशिता के अफेयर के बारे में पहले से पता था, क्या तुमने प्लानिंग करके ये मर्डर किया है। इन तीनों सवालों का जवाब अजय नहीं में देता है और लाइट डिटेक्शन मशीन डिस्प्ले में भी ट्रू यानी सत्य साबित होता है कि अजय सत्य बोल रहा है। विनय ने हर प्रकार के सबूत जुटाए लेकिन कोर्ट में सारे के सारे झूठे साबित हुए और इसीलिए अजय को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। लेकिन विनय का गेम अभी ख़त्म नहीं हुआ था। वो ये प्रूव करना चाहता है कि अजय चल सकता है और इसीलिए वही टेबल पर रखी एक स्टील पेन उठाता है और जोर से अजय की थाई पर मार देता है जिससे अजय की थाई से खून बहने लग जाता है लेकिन वो किसी भी प्रकार का कोई रिएक्ट नहीं करता है। और अब विनय बौखला जाता है क्योंकि कानून को हाथ में लेने के बाद भी वो ये साबित नहीं कर पाया कि अजय चल सकता है। अब अजय अपने पैरों के इलाज के लिए अमेरिका जा रहा था। उससे पहले वो कमिश्नर को फ़ोन करके निवेदन करता है कि विनय ने जो भी कोर्ट में गलती की है उसके लिए उसे माफ़ किया जाए और तभी राधिका देखती है कि अजय चल सकता है। वो आश्चर्यचकित हो जाती है और इस राज को अपने ही अंदर दबा लेती है और उसके बाद ये एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। अजय अभी एयरपोर्ट पहुंचा ही था कि तभी पीछे से विनय आ जाता है और उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि बहुत बड़ी भूल हो गई, तू तो मुझे माफ़ कर भी देगा लेकिन मैं अपने आप को कैसे माफ़ कर पाऊंगा। और तभी अजय अपने मन की बात लिखी हुई चिट्ठी विनय को देता है जिसमें लिखा रहता है कि तू हमेशा सही था, मैं अंशिता और संजय के अफेयर के बारे में जानता था और प्लान करके ये मर्डर किया। मैं अंशिता को उसकी बेवफाई के लिए माफ़ भी कर देता लेकिन मुझ पर गोली चलाते हुए उसके हाथ जरा से भी नहीं कांपे। इस मर्डर के बाद मैं अपने आप को कानून के हवाले कर भी देता
यदि मेरे जीवन में यश नहीं होता। तुम्हें जो सही लगा वो तुमने किया, लेकिन कोर्ट में इस तरह तुम्हें टूटते हुए नहीं देख सका। तुम सही थे, उसके बावजूद भी कोर्ट में गलत साबित हुए। और अब मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे सही लग रहा है, अपने दोस्त को सब कुछ सच बताकर। इसके बाद अजय यहाँ से चले जाता है और विनय सोचता ही रह जाता है कि पहली बार अपने वसूलों से हटकर कोई निर्णय लिया, जाने दिया उसे। कभी कभी ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई कानून, सबूत, हालात से भी परे होती है। और यहीं पर यह कहानी ख़त्म हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि अजय अपराधी था, उसके खिलाफ कई सबूत जुटाए गए, लाइट डिटेक्शन टेस्ट भी किया गया, बावजूद वो कोर्ट से निर्दोष साबित हुआ। दरअसल अजय जानता था कि पुलिस और वकील उसके साथ क्या क्या करने वाली है और इसकी उसने पूर्व से ही तैयारी कर रखी थी। यहाँ तक कि लाइट डिटेक्शन टेस्ट का भी पूरा अभ्यास किया, जिससे कोर्ट में लाइट डिटेक्शन टेस्ट के दौरान उस मशीन को चीट करने में वो सफल हो गया। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। यदि मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।